नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो आज दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में विधानसभा चुनाव और प्रधानमंत्री के 5 तारीख के केदारनाथ दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा होने वाली है। बैठक में बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रभारी दुष्यंत गौतम इसमें शामिल होने हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो आज एक बड़ी बैठक है। प्रधानमंत्री जिस तरह से उत्तराखंड के दौरे पर जा रहे हैं, इसको लेकर एक बैठक है। विधानसभा चुनाव और प्रधानमंत्री के 5 तारीख के केदारनाथ दौरे की तैयारियों को लेकर ये चर्चा होने वाली है। बैठक की बात की जाए तो बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रभारी दुष्यंत गौतम इसमें शामिल होंगे। साथ ही ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें शामिल हों। तो आज दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी की एक बड़ी बैठक हो रही है और इस बैठक में विधानसभा चुनाव और प्रधानमंत्री के 5 तारीख के केदारनाथ दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। क्योंकि चुनाव अभी सर पर है, ऐसे में एक स्ट्रेटेजी बनानी है, एक रणनीति बनानी है, उसको लेकर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री 5 तारीख को केदारनाथ पहुंच रहे हैं, तो उसको लेकर किस तरह की तैयारी हो रही है, किस तरह की तैयारियां की गई है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, इस पर भी चर्चा होगी। और बैठक में खास तौर पर बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रभारी दुष्यंत गौतम शामिल होने वाले हैं। और बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हो। और इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आज एक अहम बैठक होनी है। बताया जा रहा है कि जो एजेंडा होगा वो 2022 के चुनाव को लेकर होगा और प्रधानमंत्री जिस तरह से केदारनाथ जा रहे हैं उसको लेकर होगा। क्या खबर इसको लेकर मिल रही है, क्योंकि कितने बजे ये बैठक शुरू होने वाली है और कौन कौन लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं? देखिए नीलू, बीजेपी हाईकमान की लगातार उत्तराखंड पर नज़र रहती है और खासकर उत्तराखंड के संगठन पर। जब सरकार चुनाव में जा रही हो तो लगातार दिल्ली की नज़र देहरादून पर रहती है और हर कमांड दिल्ली से होती है। इसी के मद्देनज़र ये मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई है। पहले अक्टूबर फर्स्ट वीक में इस मीटिंग को होना था, लेकिन तब यशपाल आर्य की कांग्रेस में वापसी के चलते ये मीटिंग टाल दी गई थी। तो आज करीब 8 बजे से ये मीटिंग शुरू होगी दिल्ली में। जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष हैं वो इस मीटिंग को लेंगे। उत्तराखंड से प्रदेश अध्यक्ष और इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और महामंत्री संगठन प्रदेश के अजय कुमार इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। इसके साथ साथ बीजेपी के जो 5 प्रभारी हैं उत्तराखंड में, केंद्रीय चुनाव प्रभारी, उनके साथ 2 चुनाव सह प्रभारी और इसके साथ साथ प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा भी, यानी कि बीजेपी की जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है वो इस मीटिंग में मौजूद रहेगी। और 2022 का चुनाव ही एकमात्र इस मीटिंग का एजेंडा होगा कि किन मुद्दों के साथ बीजेपी फोकस करेगी, किन मुद्दों के साथ चुनाव में जाएगी, क्या कुछ रणनीति पार्टी की होगी। इस पूरी मीटिंग में ये डिस्कस होने वाला है। यानी कि आगे का जो रोड मैप होगा चुनाव में जाने तक का, वो बहुत कुछ आज की मीटिंग में तय हो जाएगा। ठीक है सुनील, आज की मीटिंग में बहुत सारी चीजें तय होंगी, खासतौर पर 2022 के चुनाव को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं एक परेशानी बनी हुई है कि जो बड़े नेता हैं वो कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं, तो इस पर खास तौर पर ध्यान देना होगा। और अगर आप किसी को शामिल कर रहे हैं तो पार्टी में भी इसको लेकर कला है। तो इन सारी बातों की भी चर्चा आज होगी इस बैठक में। बिल्कुल नीलू, इस मीटिंग में वो तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी जो प्रदेश बीजेपी में चल रहा है, जो संगठन की यहाँ पर ज़रूरतें हैं और किस तरह से 2022 के चुनाव में पार्टी एक बार फिर बहुमत के साथ सत्ता में आए, वो पूरा खाका इस मीटिंग में खींचा जाएगा। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष पूरा डाटा प्रदेश संगठन से लेंगे, प्रदेश सरकार से लेंगे कि आखिर उनका अपना रोड मैप क्या है, इसमें कुछ संशोधन होना है, कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए जाने हैं, तो वो केंद्र अपनी ओर से भी देगा। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन लीड करेंगे इस मीटिंग को। और चूंकि इसमें बीजेपी की वो तमाम लीडरशिप मौजूद रहेगी, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, इसके अलावा प्रदेश प्रभारी, महामंत्री संगठन, तो आज इस मीटिंग को बीजेपी के खासकर चुनावी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी का क्या कदम होगा। जिस तरह से यशपाल आर्य की कांग्रेस में वापसी हुई, एक बार फिर पार्टी में वो स्थिति न बने। और अगर किसी को बीजेपी ज्वाइन करानी है, कांग्रेस से कोई सीनियर लीडर अगर बीजेपी में आता है, तो क्या उसका खाका होगा, क्या कुछ उसकी रणनीति होगी, ये पूरा इस मीटिंग में तय होगा। बिल्कुल, इस मीटिंग में आज बहुत कुछ तय होना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से सुनील बता रहे थे कि आज
टॉप मोस्ट लीडर जो उत्तराखंड के हैं वो दिल्ली में होंगे और कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव के लिए ये बैठक काफी अहम होगी। और आज सीएम रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के दौरे पर रहने वाले हैं। धामी रुद्रप्रयाग के चोपता में औद्योगिक विकास मेले के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं मक्कू मठ में तुंगनाथ डोली के आगमन कार्यक्रम में हिस्सा भी लेने वाले हैं सीएम। उत्तरकाशी के नौगांव में मंडी का शिलान्यास करेंगे और इसके बाद इंटर कॉलेज नौगांव में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और देहरादून से खबर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस में शामिल होने के बाद आज यशपाल आर्य का कांग्रेस ऑफिस में स्वागत किया जाना है। ज्वाइनिंग के बाद पहली बार कांग्रेस दफ्तर पहुंच रहे हैं और इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष नेता विपक्ष पूर्व सीएम हरीश रावत भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 11 अक्टूबर को यशपाल आर्य और संजीव आर्य कांग्रेस में शामिल हुए थे और आज उनका कांग्रेस दफ्तर में भव्य स्वागत होना है। और उत्तराखंड में तकरीबन 6 लाख सैन्य पृष्ठभूमि से जुड़े वोटर्स के लिए कांग्रेस अब बड़ा दांव खेल रही है। कांग्रेस 20% सीटों पर सैनिक बैकग्राउंड के उम्मीदवार को टिकट देने का फैसला किया है। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस ने प्रदर्शनी शौर्य सम्मान के जरिए प्रदेश के पूर्व सैनिकों को एक मंच पर बुलाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सैनिक कांग्रेस से नाराज दिखे। कांग्रेस भी ये बात जानती है कि उनका सैनिक वोटर पिछले कुछ सालों में छिटका है। पूर्व सैनिक परिवारों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस 20% सीट पर आर्मी बैकग्राउंड से जुड़े नेताओं को टिकट दे सकती है। बिल्कुल सही बात है। आज मैं 71 से लेकर आज तक पहली बार है कांग्रेस ने बुलाया है। एक बात मैं अपने दिल की जो है अपनी भावना प्रकट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। हमें आज तक नोबडी कॉल। हाँ, मैंने कहा है कि भूतपूर्व सैनिकों का जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं उनका मैंने आह्वान किया है। मैंने कहा जुटे हमारे कार्यक्रमों के साथ जुड़ें और हम 20% स्थानों पर उनके नामों पर विचार करेंगे। देखिए टिकट दिए जाने में तो जीतने की संभावनाएं पहले देखी जाती है, वो भी देखा उसमें। वहीं बीजेपी का सैनिक प्रकोष्ठ मानता है कि कांग्रेस हर बार यही दांव खेलती है, लेकिन धरातल पर कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया। कांग्रेस की ये मानसिकता है कि जब उनको वोट की राजनीति करनी होती है, वोट उनको चाहिए होते हैं, तो उनको लोगों को याद करने की उनकी एक फितरत होती है। प्रदेश में हमेशा से ही सैन्य वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहता है और अपनी कमजोर नब्ज को टटोलते हुए अब कांग्रेस इन्हीं वोटर्स को साधने का दांव चलने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और विकासनगर हादसे में मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया गया। मृतकों के परिजनों को 50,000 रुपए जबकि घायलों को 25,000 का मुआवजा दिया जाएगा। यह रकम मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। आपको बता दें कि विकासनगर के पास चक्राता में आज कल एक जो गाड़ी थी वो गहरी खाई में गिर गई थी, जिससे 13 लोगों की मौत हो गई थी। इस गाड़ी में सिर्फ 9 लोगों के बैठने की क्षमता होती है, लेकिन इसमें 15 लोग सवार बताए जा रहे थे। हादसा चक्राता इलाके में बाइला बुराइला रोड पर हुआ। विकासनगर में हुए हादसे की वजह ओवरलोडिंग बताई जा रही है। तो जिस तरह से हादसा हुआ बताया जा रहा है कि करीब 9 लोगों के बैठने की क्षमता थी, लेकिन उससे ज्यादा लोगों को इसमें बिठाया गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि अब मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। वहीं विकासनगर के चक्राता में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि चक्राता हादसे में मृतकों के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि घायलों को 50,000 की रकम दी जाएगी। ये रकम प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से दी जानी है। और श्रीनगर गढ़वाल से खबर है, जहां पर कीर्तिनगर ब्लॉक के थापली चौरास में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश के इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों समेत दूसरे विभाग में खाली पदों को जल्द भरा जाएगा।
और कुमाऊं में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए सीएम धामी ने एम्स सैटेलाइट सेंटर खोलने की घोषणा की। चुनाव से पहले सरकार का यह फैसला बीजेपी का नाराज वोटर को लेकर बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कुमाऊं में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की मांग लंबे समय से चल रही थी, जिसके बाद सीएम धामी ने उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में एम्स का सेंटर खोलने की घोषणा की। ये सरकार का एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। बीजेपी को लगता है कि इससे चुनाव में उसे फायदा मिल सकता है। वहीं कांग्रेस ने इसे जनता को ठगना बताया है। 2 महीने बाद चुनाव है, आप कह रहे हो हम एम्स का सेंटर खोल रहे हैं। इससे आपकी नीयत में खोट की बदबू आती है। इसमें ये लगता है कि आपकी कथनी और करनी में घोर अंतर है। लंबे समय से चल रहा था कि कम से कम एक इकाई वहाँ पे होनी चाहिए, इसको स्थापित करना है। इसके लिए माननीय अनिल बलूनी जी का भी सराहनीय प्रयास रहा है, हमारे सांसदगणों का प्रयास रहा है, मुख्यमंत्री जी का प्रयास लगातार जारी है। तो इसलिए कांग्रेस इस समय बौखलाहट है, वो देखना नहीं चाहती कि उत्तराखंड का विकास हो। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। चुनाव से पहले ये बहुत सोच समझ कर लिया गया फैसला है। मैं उधम सिंह नगर और आप गढ़वाल में देखेंगे हरिद्वार और देहरादून, मतलब ये 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें मैक्सिमम विधानसभा की सीटें हैं। और किसी भी दल के लिए सरकार बनाना या सरकार बनाते हुए रह जाना, संतुलन जिसे कहते हैं कि अगर गड़बड़ा जाना, तो इन तीनों जिलों का बहुत बड़ा रोल रहता है। अब चुनाव में इसका फायदा कितना मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि एम्स सैटेलाइट सेंटर को लेकर जल्द से जल्द काम शुरू हो तो आम जनता को सुविधा जरूर मिलेगी। और नैनीताल से खबर लेते हैं, जहां पर राज्य आंदोलन के दौरान मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा दिलाने के लिए आंदोलनकारी एकजुट होने लगे हैं। नैनीताल में राज्य आंदोलनकारियों के सभी संगठन एक साथ आए और फैसला लिया कि रामपुर तिराहे कांड के दोषियों को कोर्ट के जरिए सजा दी जाए। इस दौरान आंदोलनकारियों ने कहा कि 27 साल बाद भी इन लोगों को सजा नहीं मिली है और सरकारों ने भी शहीदों को कोई न्याय नहीं दिया है। अब आप शवयात्रा उस पे लाठीचार्ज, उस पे गोली आगे की राइफल के आगे एक जहमत उठाई। हमारे यहाँ पे अधिवक्ता संघ आंदोलनकारी संगठन यहाँ पे बन चुका है। उसके माध्यम से हम इन केसों को दोबारा यहाँ पे चाह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर कांड और जो हमारे 12 मुकदमे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, उसके उत्तराखंड की जनता भी तो जाने कि अभियुक्तों को सजा मिल रही है या एक एक करके बरी हो रहे हैं। और केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने जिला प्रशासन के अधिकारियों पर जानबूझकर उन्हें सीएम और पीएम के कार्यक्रमों से दूर रखने के आरोप लगाए हैं। मनोज रावत का कहना है कि राजनीतिक सह पर जिला प्रशासन के अधिकारी उन्हें सीएम, पीएम या फिर मंत्रियों के आने के समय पर जानकारी नहीं देते। मनोज रावत ने कहा कि बीजेपी राजनीतिक शिष्टाचार भूल गई है। मुझे लगता है कि राजनीतिक आकाओं के कारण प्रशासन ऐसा व्यवहार करता है। पिछले बार भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी केदारनाथ आए तो मुझे रात को लगभग 11 बजे ये संदेश आया कि साहब केदारनाथ आ रहे हैं, और आप समझते हैं कि रात को 11 बजे केदारनाथ के लिए जाना मुश्किल था। हम चाहते हैं कि हम राजनीतिक शिष्टाचार अपनाएं। और रामनगर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता विधायक कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, लेकिन विधायक कार्यालय के परिसर का गेट ही बंद था। इसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गेट के सामने ही खड़े होकर प्रदर्शन कर वापस लौट गए। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक उनके 5 प्रश्नों से घबरा गए हैं, जिसके चलते उन्होंने परिसर का गेट ही बंद कर दिया। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का केदारनाथ दौरा होने वाला है। सुबह 9 बजे केदारनाथ पहुंचेंगे मदन कौशिक। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का करेंगे निरीक्षण। मंत्री धन सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद होंगे। दोपहर 1 बजे देहरादून लौटेंगे मदन कौशिक। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वहां पर मौजूद होंगे, मंत्री धन सिंह रावत वहां पर मौजूद होंगे। और सबसे बड़ी बात यह, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर ये सारी कवायद चल रही है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के